सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जहां हर किसी को, चाहे वो कहीं से भी हो, सरकारी नौकरी पाने का बराबर मौका मिले। यही वादा है हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 का, और आज हम इसी वादे की गहराई में उतरने वाले हैं। और इस वादे की बुनियाद क्या है? वो है अनुच्छेद 16 के ये सीधे साधे लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्द। ये शब्द एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां मौके सबके लिए बराबर हों। लेकिन क्या समानता इतनी सीधी सादी चीज है? क्या इसका मतलब हमेशा ये होता है कि सबके लिए एक ही नियम हो? यही वो सवाल है जो हमें इस अनुच्छेद की सरल भाषा के पीछे छिपी हुई जटिल दुनिया में ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम समानता के वादे से शुरुआत करेंगे, फिर नियम और उनके अपवादों को देखेंगे, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस की पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि ये कानून वक्त के साथ कैसे बदला, और आखिर में संतुलन की कला को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव हमें ले जाता है अनुच्छेद 16 के बिल्कुल मूल आधार पर, जो इसके पहले 2 क्लॉज में साफ साफ बताया गया है। देखिए, अनुच्छेद 16 का जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत साफ है। क्लॉज 1 कहता है कि सबको बराबर मौका मिलेगा, और क्लॉज 2 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। मतलब इसका लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां टैलेंट को, मेरिट को सबसे ज्यादा महत्व मिले और हर नागरिक को एक फेयर चांस मिले। लेकिन अगर बात इतनी ही सीधी होती तो आज भी इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है? अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जहां संविधान खुद इस सीधे से नियम में कुछ बड़े दिलचस्प मोड़ लाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ अनुच्छेद 16(2) साफ साफ भेदभाव से मना करता है, लेकिन दूसरी तरफ क्लॉज 3, 4 और 5 निवास, पिछड़े वर्गों और धार्मिक पदों के लिए विशेष प्रावधानों की इजाज़त देते हैं। और बस यहीं से इस अनुच्छेद की असली पेचीदगी शुरू होती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई लूप होल्स या कमियां नहीं है। ये वो प्रावधान हैं जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर डाले थे, ताकि समाज में जो गहरी असमानताएं पहले से मौजूद थीं, उन्हें दूर किया जा सके। इसका लक्ष्य सिर्फ किताबी समानता नहीं, बल्कि एक गहरी, असल समानता हासिल करना है। चलिए अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर और देखते हैं कि ये बहस कितनी पुरानी है, और इसका जवाब है ये उतनी ही पुरानी है जितना हमारा संविधान। संविधान सभा ने इस पर खूब गर्मागर्म बहस हुई थी। मोटे तौर पर 3 तरह के विचार सामने आए। कुछ का मानना था कि समानता पूरी तरह से एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिना किसी शर्त के। दूसरों का कहना था कि हाँ, समानता हो पर कोई आरक्षण ना हो। लेकिन जो नजरिया आखिरकार अपनाया गया वो ये था कि समानता के सिद्धांत में उन समुदायों के लिए विशेष प्रावधान होने ही चाहिए जिन्हें सदियों से मौकों से दूर रखा गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी का भी यही मानना था। यही अनुच्छेद 16(4) के पीछे की मूल भावना है। मकसद सिर्फ कागज पर समानता देना नहीं था, बल्कि सरकारी नौकरियों में असल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। और यहीं पर पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास शब्द सामने आता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इस शब्द को जानबूझकर थोड़ा जनरल रखा, ताकि इसमें वे सभी समुदाय आ सकें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे थे और जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था। तो अब चलते हैं अपने चौथे पड़ाव पर और देखते हैं कि संविधान बनने के बाद ये विचार कैसे इवॉल्व हुआ। ये एक तरह से संसद और अदालतों के बीच लगातार चलती हुई बातचीत जैसा है। और फिर आता है मंडल आयोग का दौर। जब कमीशन ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की, तो देश में एक सामाजिक और राजनीतिक तूफान सा आ गया। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और ये मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया, जिसने भारत में आरक्षण नीति का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। 1992 का इंदिरा साहनी फैसला एक मील का पत्थर था। अदालत ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन साथ ही क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी पेश किया। कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगा दी और ये भी कहा कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके बाद जो हुआ ना, वो संसद और अदालतों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प खींचतान की कहानी है। जब अदालत ने प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगाई, तो संसद ने संविधान में संशोधन करके उसे फिर से लागू कर दिया। जब अदालत ने कुछ शर्तें रखीं, तो संसद ने फिर से कानून में बदलाव कर दिए। ये सिलसिला दशकों तक चलता रहा और फिर 2019 में इस कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय जोड़ा गया। ये था 103वां संशोधन। इसने अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा और पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। ये आरक्षण की बहस में एक बहुत बड़ा और बिल्कुल नया मोड़ है।
तो आज हम कहाँ खड़े हैं? चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, संतुलन की कला, जहां अनुच्छेद 16 एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ढांचा बन चुका है। आरक्षण के पीछे के आइडिया को समझने के लिए ना एक दौड़ के मैदान की कल्पना कीजिए। क्या कोई दौड़ निष्पक्ष हो सकती है अगर कुछ धावकों को शुरुआत से ही अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर दौड़ना पड़े? आरक्षण का लक्ष्य इसी बोझ को पहचानना है। ये कहता है कि एक निष्पक्ष दौड़ के लिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हर कोई एक ही शुरुआती लाइन से दौड़ शुरू करे। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात, अनुच्छेद 16 कोई एक सीधा साधा नियम नहीं है, बल्कि एक जटिल और लगातार बदलने वाला ढांचा है। दूसरी बात, ये व्यक्तिगत योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की एक निरंतर कोशिश है। तीसरी बात, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक ऐसा कानून है जो समय के साथ विकसित होता रहा है। और आखिर में, ये सिर्फ किताबी समानता और असल समानता के बीच की खाई को पाटने का एक प्रयास है। और अंत में ये सब एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाता है। कोई भी देश व्यक्तिगत अवसर के सिद्धांत को ऐतिहासिक न्याय की जरूरत के साथ कैसे संतुलित करता है? इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वो चीज़ है जो अनुच्छेद 16 को भारतीय संविधान का एक इतना जीवंत और हमेशा बहस का विषय बने रहने वाला हिस्सा बनाती है।